नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मैं जयवीर चौधरी दोबारा से आपके बीच में एक नए वीडियो के साथ ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आपको बताया था। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों, दोस्तों आदि को बताएं। जैसा कि हम आपसे कह चुके हैं कि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान के संबंध में आपको पढ़ाने आया हूँ। पिछले वीडियो में आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं को हमने देखा है। उन प्रतिक्रियाओं से हम बेहद ही आश्वस्त हैं। आपके कमेंट्स भी हम लोगों ने देखे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें से हर परीक्षा में प्रश्न आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। देखिए, इंडियन पॉलिटी एक ऐसा विषय है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी परीक्षा को आप ले लें, वहाँ से प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं, अर्थात वहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। प्रश्न बड़े ही रोचक और बड़े ही मज़ेदार होते हैं। संविधान को दूसरा पढ़ने का आधार ये भी है कि वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान जो समय है उसमें जो हमारी दैनिक गतिविधियां हैं, जो हमारी सरकारें हैं, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, वो भी बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। तो उसको भी समझने के लिए हमें इंडियन पॉलिटी या संविधान को पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज के टॉपिक पे आते हैं, और आज का टॉपिक है अनुसूचियां। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियों में से जब हम प्रश्न देखते हैं, तो अनुसूचियों में से जो प्रश्न हम देख रहे हैं उनमें सबसे पहले प्रश्न क्या है वो आपको देखना है। अनुसूचियों में से सबसे पहले दो प्रकार के प्रश्न यहाँ बनते हैं। पहला प्रश्न आप देख लीजिए, अच्छे से वीडियो को देखना है, समझना है, और इस वीडियो को बारीकी से आपको अध्ययन करना है। अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, निश्चित ही परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आप सही प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि अनुसूचियों में से प्रारंभिक रूप से दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। पहला प्रश्न क्या बनेगा, आपको ध्यान रखना है। मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं आपके सामने, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं। दो प्रश्न हैं। पहला, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं। दूसरा है, वर्तमान संविधान में अनुसूचियां
कितनी है। दोनों ही प्रश्न आपके सामने हैं, आपको देखने हैं। देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं, और आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में देखिए मैंने 2 प्रश्न लिखे हुए हैं। टॉपिक का नाम है अनुसूचियां, शेड्यूल्स। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या। मूल संविधान का जब हम जिक्र करेंगे या जब हम बात करेंगे तो मूल संविधान का अर्थ है वह है संविधान जो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। वर्तमान संविधान की हम बात कर रहे हैं तो 2020 में हम लोग हैं, या कभी भी हम 2021 में पढ़ेंगे तो उस समय जो संख्या होगी अनुसूचियों की हम उसकी बात करेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान देना है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 8। और जब बात वर्तमान संविधान की हो रही है या वर्तमान समय की हो रही है तो आपको अनुसूचियों की संख्या याद रखनी है कि अनुसूचियों की संख्या कितनी, 12। दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मूल संविधान में अनुसूचियाँ 8 हैं और वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12। कहने का मतलब है 26 जनवरी 1950 से लेकर और आज तक लगभग 4 अनुसूचियाँ संविधान में जोड़ी गई हैं। ध्यान देना है, 8 + 4 तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई, 12। तो ऐसी कितनी अनुसूचियां हैं जो मूल संविधान के बाद संविधान में जोड़ी गई। तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचियां कितनी जोड़ी गई हैं, 4। दूसरा तथ्य यह है कि जब भी हम संविधान में किसी भी तथ्य को जोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है, हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संशोधन। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि संशोधन का जो उल्लेख दिया हुआ है वो दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद संख्या 368 में। 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो हम कह रहे हैं कि 4 अनुसूचियों को हमने संविधान संशोधनों के आधार पर भारत के संविधान में जोड़ा है, इसलिए वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 8 + 4। तो टोटल अनुसूचियां कितनी हो गई, 12। मूल संविधान में अनुसूची 1 से लेकर 8 तक दी गई थी, लेकिन संविधान संशोधनों के आधार पर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में जोड़ा गया है। ध्यान देना है, संविधान संशोधनों के आधार पर कौन कौन सी ऐसी अनुसूचियां हैं जिनको संविधान में जोड़ा गया है, या हम ये कह सकते हैं या प्रश्न ये पूछ सकता है कि मूल संविधान के बाद ऐसी कौन सी अनुसूचियां हैं जिनको संविधान में जोड़ा गया। तो आपको ध्यान देना है, अनुसूची संख्या 9, 10, 11 और 12। 4 अनुसूचियां ऐसी हैं जिनको संविधान संशोधनों के बाद भारत के संविधान में स्थान दिया गया है। तो यहाँ क्लियर आपको होना चाहिए। प्रश्न वो पूछ लेता है कि वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो आप क्या कहेंगे, 12। और यदि वो मूल संविधान का संदर्भ लेकर पूछ रहा है तो आपको ध्यान देना है कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी। तो आप क्या पढ़ेंगे, 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं, 4 नई जोड़ी गई हैं। तो कौन कौन सी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इन अनुसूचियों को किन किन संविधान संशोधनों के बाद जोड़ा गया, इन अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान हैं, उसकी चर्चा हम आपको आगे वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए किसी भी परीक्षा में एग्जामिनर जब अनुसूचियों से प्रश्न डालता है या अनुसूचियों से प्रश्न पूछेगा तो वहाँ वो प्रश्न को कई तरह से पूछ सकता है। तो
तो अनुसूचियों में से बनने वाले प्रश्नों को मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, तो वो आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे सबसे पहले अनुसूची संख्या 1 की। देखिए प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न है अनुसूची संख्या 1 का संबंध है। मैं इसकी भाषा लिख रहा हूं तो वो आपको ध्यान से देखनी है। भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्रों का विवरण। अनुसूची संख्या 1 की भाषा क्या कह रही है? भारत के संघ अर्थात केंद्र एवं उसके अधीन आने वाले जो राज्य क्षेत्र हैं उनका जो विवरण है वो कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? 1 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भी यही कहता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है अर्थात राज्यों ने अपनी शक्तियां संघ को समर्पित की हैं। तो वर्तमान में संघ के अधीन कितने राज्य हैं? जैसे वो पूछ लेता है कि वर्तमान में संघ के अधीन राज्यों की संख्या कितनी है, तो हम पढ़ेंगे वर्तमान में राज्य के अधीन राज्यों की संख्या कितनी है। ध्यान देना है, जम्मू कश्मीर के बारे में विशेष रूप से आपको याद रखना है। 29 राज्य थे तो घटकर 28 रहे हैं, 28 राज्य हैं। राज्यों के अलावा संघ के साथ संघ शासित क्षेत्र हैं जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो वर्तमान में हमें उनका भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो आपको ध्यान देना है वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8। 8 कैसे है? जम्मू कश्मीर राज्य में से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और पहले हमारे देश में संघ शासित क्षेत्रों की संख्या होती थी 7। तो 7 में 2 और जुड़े तो कितने हुए? 9। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है? अभी हाल ही में सरकार ने दमनदीप एवं दादर नागर हवेली को मिलाकर एक संयुक्त यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। तो वहाँ फिर संख्या घटी है, 1 कम हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। तो वहाँ संख्या घटकर कितनी हो गई है? 8। तो भारत में एक संघ है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज, या इसको मैं लिख सकता हूँ केंद्र शासित प्रदेश। कभी कभी वो केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश ना लिखकर संघ शासित क्षेत्र कह सकता है। केंद्र शासित प्रदेश इत्यादि का जो विवरण है वो भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 1 में दिया गया है। ध्यान दें दोबारा से, भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 1 क्या कह रही है? भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्रों का विवरण अनुसूची संख्या 1 में दिया गया है। जब भी हम अनुसूची संख्या 1 को पढ़ेंगे तो उस अनुसूची संख्या 1 में आपको 3 क्षेत्रों की जानकारी मिलेगी। केंद्र की जानकारी मिलेगी, केंद्र के अधीन राज्यों की जानकारी मिलेगी और केंद्र के ही अधीन केंद्र शासित प्रदेशों की भी जानकारी आपको मिलेगी। मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। 28 का विवरण मैंने आपको दिया है। कैसे है? जम्मू कश्मीर राज्य को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। धारा 370 को हटाकर वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। इसलिए जम्मू कश्मीर से किसका दर्जा छिन गया? राज्य का। तो घटकर कितने हो गए? 28। वहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 9। लेकिन दादर नागर हवेली और दमन दीप को आपस में मिला दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो संख्या कितनी हुई? 8। तो प्रेजेंट में हम क्या पढ़ेंगे? एक केंद्र है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित
प्रदेश, इन सब का जो विवरण है या जानकारी है वो भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 1 में दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुसूची संख्या 2। अनुसूची संख्या 2 में देखें, अनुसूची संख्या 2 कहती है या अनुसूची संख्या 2 की भाषा कहती है, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का प्रावधान। अनुसूची संख्या 2 को आप देखें, 2 में प्रावधान है भारत के कुछ व्यक्तियों या कुछ पदाधिकारियों का या कुछ पदों का हम कह सकते हैं जिनको भारत सरकार की तरफ से वेतन दिया जाता है या भारत गणराज्य की तरफ से वेतन दिया जाता है। उनके वेतन का जो प्रावधान है वो अनुसूची संख्या 2 में दिया गया है। तो यहाँ वो उल्टा करके भी पूछ सकता है या प्रश्न को घुमाकर भी पूछ सकता है कि वेतन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। तो हमें याद रखना है कि वेतन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में 2 में दिए गए हैं। यहाँ मैं कुछ व्यक्तियों के वेतन का जिक्र आपसे करूँगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं उन व्यक्तियों की बात भी करूँगा जिनका जिक्र अनुसूची संख्या 2 में है। इसके अलावा हम भारत के महत्वपूर्ण पदों के वेतन के प्रावधान की भी बात यहाँ करेंगे। तो आपके यहाँ 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। एक तो आपको ये पता चलेगा कि अनुसूची संख्या 2 में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके वेतन का प्रावधान किया गया है। दूसरा, भारत में रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों को वर्तमान में कितना वेतन दिया जाता है। तो वो यहाँ थोड़ा सा देख लें, लेकिन पहले उसको देखने से पहले आपको ध्यान देना है कि भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में 2 में दिया गया है। और अनुसूची संख्या 2 में दिया गया है तो इसमें कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी श्रेणी में आते हैं। तो आपको यहाँ देखना है, इसकी श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों में सबसे पहला जो व्यक्ति है वो है भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के अलावा हम यहाँ उपराष्ट्रपति की बात कर सकते हैं। हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन की बात कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी न्यायपालिका है या हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की, इत्यादि के वेतन का जो प्रावधान है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है, अनुसूची संख्या 2 में दिया गया है। तो हमें क्या याद रखना है कि भारत के प्रमुख व्यक्तियों को दिए जाने वाले वेतन संबंधी जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची की देन है। तो आपको ध्यान देना है कौन सी अनुसूची 2 की देन है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत में जितने भी लोग हैं जो अनुसूची संख्या 2 में आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। मैं उनके वेतन के बारे में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आप देखने के साथ साथ वेतन को लिख भी सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको वेतन संबंधी जो प्रश्न है वो सही करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पदाधिकारी का नाम, यहाँ हम बात कर रहे हैं पदाधिकारी की, और यहाँ हम लिखेंगे वेतन। तो यहाँ हम उनके नाम लिखेंगे और यहाँ हम
उनके वेतन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? तो आपको ध्यान देना है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह प्लस भत्ते भारत की संचित निधि से प्रदान किया जाता है। याद रखना है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो आपको ध्यान देना है 5 लाख रुपए प्रति माह प्लस भत्ते किससे दिया जाता है? तो वो भी आपको याद रखना है, संचित निधि से दिया जाता है। और ये भी आप याद रखें छात्रों कि जिन व्यक्तियों को संचित निधि से वेतन मिलता है उनके वेतन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स प्रभावी नहीं होता है। अर्थात पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हो सकती है। इसको याद रखना आपको हमेशा। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह प्लस भत्ते। और ये कहाँ से मिलेगा? तो आपको याद रखना है, ये वेतन मिलेगा संचित निधि से। और संचित निधि से जब वेतन मिलता है तो वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार का कोई कर लगाया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे हम। तो हम दूसरे व्यक्ति की बात कर लेते हैं, उपराष्ट्रपति। यहाँ थोड़ा सा डिबेट की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हम उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में आगे भी बात करेंगे, वहाँ इसके संबंध में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम आराम से सॉल्व करेंगे। तो केवल आप यहाँ पर सामान्य रूप से क्या सुनेंगे कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए प्रति माह प्लस भत्ते। और यह भी संचित निधि से ही प्रदान किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति को वेतन 4 लाख रुपए प्रति माह प्लस भत्ते संचित निधि से मिलेगा। सेम बात कह रहा हूँ, उपराष्ट्रपति के वेतन में भी किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं हो सकती है। चलिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद तीसरे नंबर पे वेतन श्रृंखला में जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को आपको याद रखना है, और वो हैं द गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यपाल। द गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यपाल को वर्तमान में वेतन 3,50,000 रुपये प्रति माह प्लस भत्ते। ध्यान देना, राज्य की संचित निधि से मिलेगा। आप निश्चिंत रहें, मैं आपको संचित निधि के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। केवल यहाँ आपको अनुसूची संख्या 2 के तहत जिन व्यक्तियों के वेतन की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा आपको देखना है। राज्यपाल को वर्तमान में जो वेतन दिया जा रहा है वो वेतन कितना है? 3,50,000 रुपये प्रति माह प्लस भत्ते। और ये वेतन राज्यों के द्वारा दिया जाएगा। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का वेतन केंद्र के द्वारा मिलता है, लेकिन राज्यपाल का जो वेतन है वह उस राज्य के द्वारा दिया जाएगा जिस राज्य में राज्यपाल के द्वारा सेवाएं प्रदान की जा रही है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। चलिए, आगे देखिए, वेतन श्रृंखला में राज्यपाल के बाद सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वर्तमान में 2,80,000 रुपये कितना मिलता है? 2,80,000 रुपये प्रति माह
वेतन दिया जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अनुसूची संख्या 2 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के वेतन का प्रावधान है, जो वर्तमान में कितना है, 2,80,000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश भी होते हैं और उन अन्य न्यायाधीशों को भी वेतन दिया जाता है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको वर्तमान में वेतन दिया जा रहा है 2,50,000 रुपये प्रति माह। तो मैंने वेतन की लिस्ट में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, द गवर्नर ऑफ स्टेट मतलब राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के वेतन की बात आपसे की है। जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे कि वेतन किस किस प्रकार से दिया जाएगा, इनके क्या क्या कार्य हैं, इनकी शर्तें क्या हैं, वो चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि शेड्यूल संख्या 2 या अनुसूची संख्या 2 क्या कह रही है, भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का प्रावधान। यहाँ मैंने कुछ व्यक्तियों के वेतन का जिक्र आपसे किया है, तो आप उसको याद रखेंगे वर्तमान में किस किस पदाधिकारी को कितना कितना वेतन दिया जा रहा है। हम वर्तमान के वेतन की बात कर रहे हैं, इससे पहले क्या वेतन था उसकी बात हम उस टॉपिक को पढ़ाते समय करेंगे। ठीक है, चलिए। अब देखिए, हम बात करते हैं अगली अनुसूची, और अगली अनुसूची है अनुसूची संख्या 3। पहले भाषा देख लेते हैं। भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को दिलवाई जाने वाली शपथ का विवरण। हम यह भी कह सकते हैं कि अनुसूची संख्या 2 में जिन पदाधिकारियों, जिन व्यक्तियों के वेतन की बात हम लोग कर रहे हैं, उन्हीं को शपथ किस किस के द्वारा दिलवाई जाएगी, उसका जो विवरण है वो अनुसूची संख्या 3 में है। अब इस प्रश्न को उल्टा करके भी पूछें कि शपथ संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं, तो आपको याद रखना है अनुसूची संख्या कौन सी है, 3। यह एक प्रश्न आपको बहुत ही बारीकी से याद रखना है, आप इसको नोट के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा, वो प्रश्न मैं आपको लिख रहा हूँ। मूल संविधान में निम्न में से जिस पदाधिकारी की शपथ का विवरण नहीं है, शपथ का विवरण नहीं है, वह है। प्रश्न को देखिए, मूल संविधान में निम्न में से जिस पदाधिकारी की शपथ का विवरण नहीं है वह है। ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूँ। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति,
ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न को आप दोबारा सुनें। प्रश्न है, मूल संविधान में जिस पदाधिकारी की शपथ का विवरण नहीं है वह है। तो मैंने ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति नहीं है, ऑप्शन बी में उपराष्ट्रपति नहीं है, ऑप्शन सी में राज्यपाल नहीं है और ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, राइट आंसर है सी। 26 जनवरी 1950 के दिन अनुसूची संख्या 3 में द गवर्नर ऑफ स्टेट की शपथ का विवरण नहीं है। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। याद रखना है, राज्यपाल की शपथ का विवरण मूल संविधान में नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो अनुसूची संख्या 3 किसकी जानकारी दे रही है? भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को दिलवाई जाने वाली शपथ का विवरण। तो यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी हैं उनको शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है। उदाहरण में पूछ सकता है, एग्जाम्पल में पूछ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। सामान्य से प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो आपको याद रखना है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है भारत के राष्ट्रपति को। बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, आप भी भली भांति जानते हैं। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर ना हो, मान लीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है, तो फिर भारत के राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाएगी? प्रश्न को दोबारा सुनें। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद शपथ लेते समय यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है, तो शपथ राष्ट्रपति को किसके द्वारा दिलवाई जाएगी? तो आपको याद रखना है, तो शपथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाएगी। किसके द्वारा दिलवाई जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तो हम उसमें विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझ लें। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 34। 34 कैसे? 33+1, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। इन अन्य न्यायाधीशों में जो न्यायाधीश उम्र में सबसे बड़ा होता है उसी को हम कहते हैं कैसा न्यायाधीश? वरिष्ठ न्यायाधीश। और वो शपथ कब दिलवाएगा? जब अपने पद पर कौन नहीं होगा? मुख्य न्यायाधीश। चलिए, उपराष्ट्रपति को देखें। उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाएगी? तो आपको ध्यान देना है, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा, या उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा, या उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे? तो आपको ध्यान देना है, शपथ ग्रहण करेंगे किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने, या राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलवाई जाएगी। और देखें, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका उत्तर है, आपको ध्यान देना है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलवाई जाएगी। अर्थात भारत के राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलवाएंगे, ये आपको याद रखना है। और देखिए, इसी क्रम में देख लेते हैं राज्यपाल।
राज्यपाल को शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा? तो आपको ध्यान देना है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा कौन? आपको ध्यान देना है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, यह आपको याद रखना है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, लेकिन शपथ दिलाने का जो कार्य है वो कौन करेगा? तो आपको ध्यान देना है उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये कुछ व्यक्ति हैं जिनके एग्जाम्पल या जिनके उदाहरण मैंने लिए हैं किसमें? शपथ के अंतर्गत। तो अनुसूची संख्या 3 भारत के प्रमुख व्यक्तियों को दिलवाई जाने वाली शपथ की जानकारी देती है। यहाँ मैं आपको ये बता चुका हूँ कि मूल संविधान में राज्यपाल की शपथ का विवरण अनुसूची संख्या 3 में शामिल नहीं था, ये ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट अनुसूची की बात करते हैं। अगली अनुसूची है 4। अगली अनुसूची संख्या 4। अनुसूची संख्या 4 की भाषा मैंने यहाँ लिखी है राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन या बंटवारा। तो हमें अनुसूची संख्या 4 के संबंध में याद रखना है कि अनुसूची संख्या 4 एक ऐसी अनुसूची है जिसमें संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ स्टेट या जिसको हम राज्यसभा भी कहते हैं में जो सीटें हैं वो कौन कौन से राज्यों से कितनी कितनी मात्रा में बांटी गई है, इसकी जो जानकारी है वो कौन सी अनुसूची दे रही है? 4 दे रही है। आपको ध्यान देना है, मैं कह रहा हूँ राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन या बंटवारा। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ देखने हैं, ये हम आपको संसद पढ़ाते समय भी बताएंगे, लेकिन पहले आप देख लें कि राज्यसभा में वर्तमान में कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो जब राज्यसभा में वो कुल सीटों की संख्या पूछेगा तो हम आपको याद रखेंगे कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 245। लेकिन अगर वो ये पूछ लेता है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान देना है फिर यहाँ संख्या में वृद्धि होगी। तो आपको याद करना है अधिकतम सीटों की संख्या कितनी? 250। अब चूंकि हम वर्तमान की सीटों की बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 245। 245 सीटों में से ऐसी सीटें जिन पर चुनाव होता है तो वो आपको याद रखनी है, वो सीटें हैं 233 और 12 सीटें ऐसी हैं जिनको भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो यहाँ हम अनुसूची संख्या 4 में इन 12 सीटों की बात नहीं कर रहे हैं। हम कौन सी सीटों की बात कर रहे हैं? 233 सीटों की बात कर रहे हैं जिनको मैं नाम दे रहा हूँ निर्वाचित सीट। कैसी सीट कह रहा हूँ? निर्वाचित सीट कह रहा हूँ, ये आपको ध्यान देना है। निर्वाचित सीटों की बात कर रहा हूँ और इन्हीं निर्वाचित सीटों को हम किस राज्य से कितनी मात्रा में ले रहे हैं उसकी जानकारी दे रही है कौन सी अनुसूची? 4। तो ध्यान देना, अनुसूची संख्या 4 के अंतर्गत भारत के विभिन्न राज्यों में या राज्य से या प्रत्येक राज्य से कितनी सीटें चुनी गई हैं इसकी जानकारी है कौन सी अनुसूची? 4 में। तो यहाँ कुछ प्रश्न बन जाते हैं कि बताइए राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य से चुनी जाती हैं?
तो हम पढ़ेंगे राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश राज्य से चुनी जाती हैं। उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जहाँ से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें चुनी जाती हैं या ज़्यादा सीटें हैं। वो सीटें कितनी हैं? 31 है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर राज्यसभा सीटों की संख्या वाला अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में राज्यसभा की उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर सीटें आती हैं और उस सीटें कितनी हैं? 19। मैं आपको जो पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा, संसद पढ़ाऊंगा, तो वहाँ उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ प्रश्न है तो वो जानना ज़रूरी है कि अनुसूची संख्या 4 राज्यसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन या बंटवारे की बात कर रही है। राज्यसभा, जिसे मैंने संसद का उच्च सदन कहा है या जिसे हमने हाउस ऑफ स्टेट कहा है, वहाँ पे भारत के प्रत्येक राज्य से कितनी सीटें हैं, तो वो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ से आ रही हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश राज्यसभा में कितनी सीटें भेज रहा है? 31। और महाराष्ट्र से कितनी हैं? 19। अब चूंकि हम राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं या राजस्थान पुलिस इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या हम MPS के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है राजस्थान से राज्यसभा की कितनी सीटें? 10 हैं। और राजस्थान के साथ साथ उड़ीसा भी वह राज्य है जहाँ से राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? 10। तो केवल आपको हम ये बात याद कराने की कोशिश कर रहे हैं या ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य से कितना है, इसकी जानकारी जो अनुसूची दे रही है उस अनुसूची का नाम है अनुसूची संख्या 4। ठीक है, चलिए। तो अभी तक मैंने आपको 4 अनुसूचियों के बारे में बताया है और अगली अनुसूची की हम बात करेंगे तो अगली अनुसूची का नाम है अनुसूची संख्या 5। पहले भाषा में यहाँ लिख देता हूँ। अब हम बात करेंगे अनुसूची संख्या 5 की। तो अनुसूची संख्या 5 की जो भाषा है, ये जो जानकारी है वो मैंने यहाँ लिखी है। भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विवरण है। प्रश्न को उल्टा सोचें तो क्या है, अगर वो प्रश्न बना रहा है तो वो प्रश्न किस प्रकार से बना रहा है कि भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति का विवरण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो हम क्या पढ़ेंगे, कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची है 5। तो स्पेशली अनुसूची संख्या 5 जानकारी देती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, या हमें कह सकते हैं SC व ST के बारे में विवरण जो है वो कौन सी अनुसूची में? 5 में है। इसके अलावा भारतीय सरकार या भारतीय संविधान में इनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसका विवरण भी कौन सी अनुसूची में दिया गया है? 5 में।
तो हमें याद रखना है अनुसूची संख्या 5 का संबंध किससे है, तो हम पढ़ेंगे SC व ST। SC का मतलब अनुसूचित जाति और ST का मतलब है अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुसूची संख्या 6। ध्यान से देखना है, अनुसूची संख्या 5 और अनुसूची संख्या 6 आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन 6 बेहद ही इम्पोर्टेंट है, उसको देखना। अनुसूची संख्या 6 में अनुसूची संख्या 6 में 4 राज्यों, कितने राज्यों, 4 राज्यों के संबंध में कुछ जानकारी है, तो मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहला राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा, एवं मिजोरम के अंतर्गत निवास करने वाली अनुसूचित जाति एवं जनजाति का विवरण। सेम है, अभी हमने थोड़ी देर पहले 5 में भी यही पढ़ा है, लेकिन आपको 6 देखना है कि 6 स्पेशली 4 राज्यों की बात करेगी। 4 राज्यों में सबसे पहला जो राज्य है उसका नाम है असम, दूसरे का नाम है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य। चारों राज्यों में पाई जाने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में जो विवरण है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है, 6 में दिया गया है। 2019 में गृह मंत्री के पद पर रहते हुए राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय संसद में एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, और वो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था तो संविधान संशोधन विधेयक का संबंध भी इसी अनुसूची से है, और वो संविधान संशोधन विधेयक है 125वां। कौन सा है आपको ध्यान रखना है, 125वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 में संसद के पटल पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रहते हुए पेश किया था। आपको ध्यान देना है, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अंतर्गत इन जनजातियों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से काम कर रहा है, इसमें कुछ संशोधन करने के लिए पेश किया गया था 125वां संविधान संशोधन विधेयक। तो 6 को दोबारा देखना है। अनुसूची संख्या 6 क्या कह रही है, अनुसूची संख्या 6 कह रही है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के अंतर्गत पाई जाने वाली अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का जो विवरण है वो कौन सी अनुसूची में दिया गया है, तो हमें ध्यान देना है, वो दिया गया है अनुसूची संख्या 6 में। मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ भारतीय संविधान में अनुसूचियों के संबंध में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है अनुसूचियों की संख्या है 12, और 12 में से अब हम बात करेंगे अनुसूची संख्या 7 की। अनुसूची संख्या 7 की भाषा पहले आप देख लीजिए। शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची संख्या 7 शक्तियों का
बंटवारा। तो प्रश्न यहाँ ये सबसे पहले उत्पन्न होगा, ये आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ हम जो शक्तियों के बंटवारे की बात कर रहे हैं वो किस किस के मध्य कर रहे हैं। तो आप देखिए, अनुसूची संख्या 7 में शक्तियों के बंटवारे की जो बात की गई है वो बात की गई है संघ एवं राज्यों के मध्य। शक्तियों के बंटवारे की जो बात हम कर रहे हैं वो बात हम कर रहे हैं संघ एवं राज्यों के मध्य। हमने आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के बारे में बताया है, और एक क्या कहता है, एक कहता है भारत राज्यों का संघ है। तो प्रारंभ में भारत के जो बिखरे हुए राज्य हैं उन्होंने अपनी जो शक्तियां हैं वो डेलीगेट की हैं, किसके लिए, केंद्र के लिए या संघ के लिए। और संघ ने बेहतर शासन संचालन के लिए क्या किया, अपनी शक्तियां राज्यों को प्रायोजित की हैं, ये अपनी कुछ शक्तियां राज्यों को दी हैं। तो संघ का यहाँ उद्देश्य है एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था और बेहतर लोकतंत्र स्थापित हो, इसके लिए संघ ने राज्यों को कुछ अधिकार सौंपे हैं। यही अधिकार जो सौंपे गए हैं इसी का नाम है संघात्मक व्यवस्था। और आप और मैं जानते हैं कि ये जो संघात्मक व्यवस्था है वो हमने कहाँ के संविधान से ली है, कनाडा से। संघात्मक का अर्थ ही यही है कि जब शक्तियों का बंटवारा केंद्र व राज्यों के मध्य बेहतर शासन संचालन के लिए कर दिया जाए तो उस व्यवस्था का नाम है संघात्मक व्यवस्था। तो प्रश्न यहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघात्मक व्यवस्था के स्पष्ट दर्शन होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है वो अनुसूची कौन सी है, 7 हम बात कर रहे हैं शक्तियों के बंटवारे की, और शक्तियों का बंटवारा हमने किस किस के मध्य किया है। तो हमें याद रखना है कि शक्तियों का बंटवारा हमने किया है संघ एवं राज्यों के मध्य। दूसरा प्रश्न यह है कि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों को बांटने के लिए हमने क्या प्रावधान किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है। अभी तक मैंने आपको जितनी अनुसूचियाँ पढ़ाई हैं उनमें हम इसे सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची कह सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य किस आधार पर किया गया है। तो हम पढ़ेंगे कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य 3 प्रकार की सूचियों की सहायता से किया गया है। कितने प्रकार की सूचियां, आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं कि शक्तियों का वितरण या बंटवारा किस किस के मध्य है। तो हम पढ़ेंगे संघ एवं राज्यों के मध्य किया गया है। बंटवारे का आधार क्या है, तो हम पढ़ेंगे बंटवारा 3 प्रकार की सूचियों में किया गया है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बड़ा ही सरल प्रश्न है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अनुसूची संख्या 7 के तहत कितने प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की गई है। तो आपको ध्यान देना है कितने प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की गई है। तो हम पढ़ेंगे 3 प्रकार की सूचियों की व्यवस्था। कितने प्रकार की सूचियों की, 3 प्रकार की। सबसे पहली सूची है संघ सूची, दूसरी सूची का नाम है राज्य सूची, और तीसरी का नाम है समवर्ती सूची। तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों को बांटने के लिए हमने कितने प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हमने 3 प्रकार की सूचियों की व्यवस्था की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दूसरी बात आपको यहाँ स्पेशली याद रखनी है कि संघ सूची और राज्य सूची 1935 के संविधान में पहले से ही थी, और 1935 से भी पहले ये 1919 के संविधान में या एक्ट में थी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रकार की सूचियां किसकी देन है। तो हम पढ़ेंगे ये अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है, अंग्रेजों की देन है, और इनको हमने 1935 के एक्ट से ग्रहण किया है। लेकिन ये जो समवर्ती सूची है ये हमने एडॉप्ट की है या हमने इसको अपनाया है। और हम क्या पढ़ेंगे, हमने कहाँ से लिया। तो हम पढ़ेंगे इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो कितने प्रकार की सूचियाँ, 3 प्रकार की सूचियाँ। सबसे पहली सूची का नाम संघ सूची, दूसरी सूची का नाम राज्य सूची,
और तीसरी सूची का नाम है समवर्ती सूची। चलिए आगे बात करते हैं। जब 3 प्रकार की सूचियों की बात हम कर रहे हैं तो हम एक एक करके पहले सूचियों को देख लेते हैं, इनका मीनिंग क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संघ सूची की। संघ सूची को पारिभाषिक रूप से जब हम देखते हैं या डेफिनेट रूप से जब हम देखते हैं तो देखिए संघ सूची की परिभाषा क्या है या संघ सूची का मतलब क्या है, तो बड़े ही ध्यान से सुनना है। वह सूची जिसमें रखे हुए विषयों पर, वह सूची जिसमें रखे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को दिया गया है। ध्यान से सुनेंगे, वह सूची जिसमें रखे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र को दिया गया है, वो सूची कौन सी है? संघ सूची। संघ से सीधा सीधा तात्पर्य है केंद्र। ऐसे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र के पास है, वो विषय किस सूची के भाग हैं? तो हम पढ़ेंगे कौन सी सूची के भाग हैं? संघ सूची के। यहाँ मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ जो विषय संघ सूची में आते हैं, जैसे रेल। रेल कौन सी सूची का विषय है? ध्यान देना, रेल कौन सी सूची का विषय है? केंद्र का। बैंक, डाक, वायुपत्तन, जलमार्ग, रक्षा, परमाणु अनुसंधान, इत्यादि। ये जो विषय हैं वो कौन सी सूची के विषय हैं? तो हम याद रखेंगे ये विषय हैं अनुसूची संख्या 7 की संघ सूची के। दोबारा सुन लें, वह सूची जिसमें रखे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया है। तो वो सूची कौन सी है? संघ सूची। कुछ उदाहरण हमने यहाँ लिए हैं, जैसे रेल, बैंक, डाक, वायुपत्तन, जलमार्ग, रक्षा, परमाणु अनुसंधान केंद्र इत्यादि। ऐसे विषयों पर कानून केवल और केवल किसके द्वारा बनाए जाएंगे? केंद्र के द्वारा। इसलिए इस सूची का नाम क्या हुआ? संघ सूची। दूसरा प्रश्न देखें, यहाँ से दूसरा प्रश्न बनेगा कि वर्तमान में संघ सूची में विषय कितने हैं? वर्तमान में संघ सूची में विषय कितने हैं और मूल संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? जब बात मूल की होगी तो मूल से सीधा सीधा सा तात्पर्य है, आप ध्यान देना, मूल की जब हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं कब की? 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 के दिन कितनी थी? तो आपको ध्यान देना है कि मूल में विषयों की संख्या थी 97। कितनी थी? 97। अब चूंकि मैं वर्तमान के लिए पूछ रहा हूं तो आपको ध्यान देना है कि वास्तव में वर्तमान में भी मूल संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 97 ही है। लेकिन कुछ बुकों में आपको ये 99 मिल सकती है या 100 मिल सकती है। अब आप कहेंगे यहाँ तो सर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि 99 पढ़ें या 100 पढ़ें। तो आपको ध्यान देना है, वास्तव में आज भी विषयों की संख्या कितनी है? 97 है। चूँकि बहुत सारी परीक्षाओं में 97 ऑप्शन ना देकर 99 और 100 है। अगर एक ही ऑप्शन में 99 और 100 मिल जाएं तो आपको राइट आंसर क्या करना है? 100। और यदि ये ऑप्शन में 100 नहीं है तो आपको कहना है कि वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? 99 है। कितनी है? 99। मूल सूची में कितनी थी? 97 थी। यह आपको ध्यान रखना है। तो संघ सूची दोबारा से सुन लें, ऐसी सूची जिसमें रखे हुए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार
केवल और केवल केंद्र को दिया गया है। वह सूची कौन सी होती है? संघ सूची। मूल संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी थी? 97 और वर्तमान में कितनी है? 99। लेकिन ऑथेंटिक क्वेश्चन यदि आप सुनना चाहते हैं तो आपको क्या सुनना है कि आज भी संघ सूची में मूल विषय भी कितने हैं? 97 हैं। तो प्यारे मित्रों, छात्रों, आज हमने आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में आपको बताया है। तो मैंने यहाँ पर 6 अनुसूचियों को कंप्लीट किया है। 7वीं अनुसूची का जिक्र आपसे किया है। तो 7वीं अनुसूची और बची हुई अनुसूचियों की जो जानकारी है वो आपको हम अगली वीडियो में देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। धन्यवाद। Thank you so much.